नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 अर्थशास्त्र विषय का प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे एग्जाम में। यह क्लास आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है तथा रिवीजन के उद्देश्य से भी महत्वपूर्ण है। और यहाँ से प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड एग्ज़ाम, आरपीएससी फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम तथा एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो और यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या प्रश्न हैं। 1 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अर्थशास्त्री क्लासिकल स्कूल से संबंधित नहीं हैं? माल्थस, रिकार्डो, जे.एस. मिल, रॉबर्ट सोलो। तो रॉबर्ट सोलो दिए गए ऑप्शन में क्लासिकल अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है। रॉबर्ट सोलो जो है यह आधुनिक अर्थशास्त्र या कह सकते हैं कि नियो क्लासिकल विचारधारा से संबंधित अर्थशास्त्री हैं, जबकि माल्थस, रिकार्डो, जे.एस. मिल यह जो है क्लासिकल विचारधारा से संबंधित अर्थशास्त्री हैं। और क्लासिकल विचारधारा के अन्य प्रमुख अर्थशास्त्रियों में एडम स्मिथ और जे.बी. से भी हैं। तो एडम स्मिथ, जे.बी. से, माल्थस, रिकार्डो और जे.एस. मिल जो है यह क्लासिकल विचारधारा से संबंधित अर्थशास्त्री हैं। और जबकि रॉबर्ट सोलो जो हैं यह नियो क्लासिकल विचारधारा से संबंधित अर्थशास्त्री हैं। सोलो जो है 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर है। 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले अर्थशास्त्री को इंगित करें। तो पी.आर. ब्रह्मानंद, इनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। राजा जी को नहीं मिला है। आर.सी. दत्त को नहीं मिला है। अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। और अमर्त्य सेन की किताबें क्या क्या हैं? तो अमर्त्य सेन की जो किताबें हैं उन पुस्तकों में डेवलपमेंट एंड फ्रीडम, द आर्गुमेंटेटिव इंडिया, द आइडियाज़ ऑफ जस्टिस और एन अनसर्टेन ग्लोरी इंडिया तथा इंडिया एंड इट्स कंट्रिक्शंस। तो यह जो है डॉक्टर अमर्त्य सेन की प्रमुख किताबें हैं। और अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में कल्याण अर्थशास्त्र के लिए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला है वी.के.आर.वी. राव संबंधित है। तो वी.के.आर.वी. राव पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित है, भारत में वित्त आयोग से, राष्ट्रीय आय से, सभी से। तो वी.के.आर.वी. राव का संबंध जो है राष्ट्रीय आय से है। और वी.के.आर.वी. राव जो है राष्ट्रीय आय से संबंधित हैं। 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया और इस समिति के अध्यक्ष जो हैं पी.सी. प्रशांत चंद्र महालनोबिस को बनाया गया था प्रोफेसर डी.आर. गाडगिल और डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव को इसके सदस्य जो है बनाए गए थे राष्ट्रीय आय समिति के। और भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का प्रथम प्रयास जो है वह दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है 4 नंबर, क्रय शक्ति समता सिद्धांत संबंधित है। तो क्रय शक्ति समता का सिद्धांत जो है वह विनिमय दर निर्धारण से संबंधित है और क्रय शक्ति समता सिद्धांत गुस्ताव कौशल द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, निम्न में से कौन सी पूर्ण प्रतियोगिता फर्म के संतुलन के लिए पर्याप्त शर्त है? सीमांत आगम बराबर सीमांत लागत, या बी सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से संतुलन बिंदु पर काटे। तो बी आंसर सही है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के संतुलन के लिए जो है वह 2 आवश्यक शर्त हैं। पहली जो आवश्यक शर्त है जिसमें MC और MR क्या हो, बराबर हो, तथा दूसरी जो शर्त है MC MR को नीचे से काटे। और संतुलन के उपरांत यह सीमांत आगम वक्र से ऊपर बना रहे। तो पहली जो शर्त है MC MR बराबर हो और दूसरी जो शर्त है MC जो है यह MC है MR को नीचे से काटे। तो यह संतुलन की दूसरी शर्त है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, रिकार्डो के तुलनात्मक लाभ सिद्धांत का अवसर लागत रूपांतरण किसने किया? तो रिकार्डो के तुलनात्मक लाभ सिद्धांत का अवसर लागत रूपांतरण जो है हैबर्लर द्वारा किया गया था। तो सी आंसर सही है। व्याख्या में क्या दिया गया है? रिकार्डो के तुलनात्मक लाभ सिद्धांत
का अवसर लागत रूपांतरण हैबरलर ने किया है और अवसर लागत सिद्धांत रिकार्डो के तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत के ऊपर एक सुधार है तथा इसके अनुसार आधुनिक मौद्रिक अर्थशास्त्र में वस्तुओं के विनिमय अनुपात वस्तुओं की अवसर लागतों से निर्धारित होते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दिए इसमें देखते हैं बर्गरसन सामाजिक कल्याण फलन, यह सही सुमेलित है। बर्गरसन ने सामाजिक कल्याण फलन सिद्धांत दिया। कैल्डार हिक्स क्षतिपूरक मापदंड से संबंधित हैं। एरो असंभाविता सिद्धांत से संबंधित है। लियोनटिप उत्पादन निर्गत, तो लियोनटिप जो है आगत निर्गत सिद्धांत से संबंधित अर्थशास्त्री हैं, तो यह गलत है, सही नहीं पूछा गया है, तो यह डी आंसर जो है गलत है, तो डी सही हो जाएगा। अगला है 8 नंबर, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में एक व्यक्तिगत फर्म के उत्पाद के लिए मांग वक्र का आकार क्या होगा? तो व्यक्तिगत फर्म के उत्पाद के लिए मांग वक्र का आकार जो है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्षैतिज या एक्स अक्ष के समांतर होगा और मांग की लोच जो होगी वह अनंत होगी, तो क्षैतिज ए ऑप्शन में दिया गया है, ए आंसर सही है। और इसमें क्या होता है कि स्थिर एवं निर्धारित कीमत पर फर्म जितना चाहे उतना उत्पादन बेच सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने चक्रीय कारकता सिद्धांत दिया था? गुरनार्ड मिडल, जॉन रॉबिन्सन, हिक्स, टीबोके। तो चक्रीय कारकता सिद्धांत जो है गुरनार्ड मिडल द्वारा दिया गया था, तो सही आंसर ए है। चक्रीय कारकता सिद्धांत 1956 में स्वीडिश अर्थशास्त्री गुरनार्ड मिडल द्वारा दिया गया था और गुरनार्ड मिडल के अनुसार चक्रीय कारकता चक्रीय संचयी क्रिया तथा प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण अल्पविकसित तथा विकसित देशों के बीच व्यापार से अस्थित की स्थिति उत्पन्न होती है, जो संचयी रूप से संस्थिति से दूर होती चली जाती है। 10 नंबर प्रश्न है, मांग के नियम के अनुसार एक वस्तु के लिए मांग वक्र होगा, तो एक वस्तु के लिए मांग वक्र जो होगा नीचे की तरफ ढालू होगा। ए ऑप्शन में क्या दिया गया है? बाईं तरफ विस्थापित जब वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, बी दाईं तरफ विस्थापित जब वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, सी नीचे की तरफ ढालू ऊपर की तरफ ढालू। तो मांग के नियम के अनुसार मांग का नियम जो है वह बाएं से दाएं नीचे की तरफ ढाल होता है, जो बताता है कि वस्तु की कीमत एवं मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध होता है। तो नीचे की तरफ ढाल सी में दिया गया है, तो सी आंसर सही होगा। अगला है 11 नंबर, निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सा लक्षण सामान्यतः विकासशील देशों का है? तो विकासशील देशों का लक्षण क्या है? पूंजी निर्माण की दर, मानव संसाधनों का उच्च शैक्षणिक होना, मजबूत सामाजिक एवं आर्थिक संरचना, प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भरता। तो प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भरता जो है विकासशील देशों का लक्षण है। इसके अलावा विकासशील देशों की अगर विशेषताओं की बात की जाए तो पूंजी निर्माण की निम्न दर, अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, प्रति व्यक्ति निम्न आय, विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र का अल्प विकसित होना, आधारित संरचनाओं तथा सड़कों, परिवहन के साधनों, बंदरगाहों आदि का अभाव तथा संसाधनों का अल्प प्रयोग जो है वह अल्प विकसित या विकासशील देशों का लक्षण है। अगला 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गैर आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? तो एक अध्यापक स्कूल में पढ़ाता है, एक माली बगीचे में काम करता है। सी में दिया गया है एक माँ अपनी बच्ची को होमवर्क में मदद करती है और डी में एक डॉक्टर अस्पताल में काम करता है। तो गैर आर्थिक क्रियाकलापों का उदाहरण है एक माँ अपनी बच्ची को होमवर्क में मदद करता, सी आंसर सही है। यह जो है गैर आर्थिक क्रियाकलाप है, एक माँ अपनी बच्ची को होमवर्क में मदद करता है, एक गैर आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है। गैर आर्थिक क्रियाकलाप से आशय जो है स्व उपभोग के लिए किए गए उत्पाद से है, जैसे गृहिणी द्वारा अपने घर पर किए जाने वाले कार्य जैसे खाना पकाना, बर्तन धुलना, सफाई, बच्चों की पढ़ाई में की गई मदद व उनकी देखभाल जैसे जो क्रियाकलाप होंगे वह गैर आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत रखे जाएंगे। अगला प्रश्न है 13 नंबर, कुटीर उद्योग वे उद्योग हैं जिसमें प्रयुक्त होती है, तो जिसमें पूंजी की कम मात्रा तथा स्वयं के संसाधन ज़्यादा प्रयोग होते हैं उसे कुटीर उद्योग कहा जाता है, सी आंसर सही है। 13 नंबर प्रश्न है। अगला 14 नंबर प्रश्न है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी के बीच अंतर है, तो जीएनपी और एनएनपी के बीच जो अंतर है वह घिसावट व्यय का अंतर या घिसावट भत्ते का अंतर है। अगला है 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सरकारी व्यय हस्तांतरण भुगतान का प्रकार है? तो वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद, भूमि
पुनर्ग्रहण के लिए क्षतिपूर्ति, सिविल सेवकों को पेंशन, कर्मचारियों के लिए यात्रा व्यय। तो सरकारी व्यय हस्तांतरण भुगतान का प्रकार जो है वह सिविल सेवकों को पेंशन है, सी आंसर सही है। अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न, भुगतान संतुलन के घाटे को दूर करने के क्या उपाय हैं? मुद्रा अवमूल्यन, तटकर आरोपण, विनिमय नियंत्रण का प्रयोग। सभी सही हैं। तो भुगतान संतुलन के घाटे को दूर करने में मुद्रा अवमूल्यन, तटकर आरोपण, विनिमय नियंत्रण का प्रयोग, सभी का प्रयोग किया जाता है। तो डी आंसर सही है। अगला 17 नंबर प्रश्न है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया? तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन जो है मैरिस टी मैरिस द्वारा किया गया। तो बी आंसर में मैरिस एवं मैरिस दिया गया है। और जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक में जो है 3 आयामों को शामिल किया जाता है, साक्षरता दर, शिशु मृत्यु दर और 1 वर्ष से कम आयु की जीवन संभाव्यता को PQLI के सूचक के रूप में शामिल किया जाता है। तो मोरिस डिमोरिस बी ऑप्शन में दिया गया है। तो 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी है। अगला 18 नंबर प्रश्न, सामाजिक लेखांकन की अवधारणा किसने दी? तो प्रोफेसर हिक्स द्वारा जो है सामाजिक लेखांकन की अवधारणा दी गई थी और हिक्स जो है सी ऑप्शन में दिया गया है। तो सी आंसर सही है। और 1942 में हिक्स ने सामाजिक लेखांकन की अवधारणा जो है सर्वप्रथम विकसित की थी। किसी राष्ट्र की आर्थिक क्रियाकलापों को उचित विधि से क्रमबद्ध करना ही जो है सामाजिक लेखांकन कहलाता है। स्थायी आय परिकल्पना संबंधित है। तो स्थायी आय परिकल्पना जो है यह फ्रीडमैन से संबंधित है। फ्रीडमैन सी ऑप्शन में दिया गया है। तो 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। बाकी जो है कीन्स उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम प्रतिपादित करते हैं, ड्यूजेनवरी सापेक्ष आय परिकल्पना प्रतिपादित करते हैं और कीन्स फ्रीडमैन जो है स्थायी आय परिकल्पना प्रतिपादित करते हैं तथा मिल्टन फ्रीडमैन स्थायी आय परिकल्पना और मोदिग्लियानी जो है जीवन चक्र परिकल्पना का प्रतिपादन करते हैं। स्थायी आय परिकल्पना मिल्टन फ्रीडमैन से संबंधित है। स्थायी आय परिकल्पना के अनुसार वर्तमान उपभोग व्यय का निर्धारण जो है स्थायी आय से होता है, न कि वर्तमान आय से, और जिसमें सी उपभोग को तथा वाई जो है स्थायी आय को दर्शाता है। सी बराबर फंक्शन ऑफ वाई पी जो है इसमें दिखाया गया। तरलता जाल की अवधारणा किसने विकसित की? तो तरलता जाल की अवधारणा प्रोफेसर कीन्स द्वारा दी गई। ए आंसर सही है। तरलता जाल की अवधारणा जो है कीन्स द्वारा विकसित की गई है और तरलता जाल से आशय ऐसी अवस्था से है जब ब्याज दर न्यूनतम आवश्यक स्तर से नीचे गिर जाती है और ऐसी स्थिति में लोग रुपया या मुद्रा को नकदी के रूप में रखना पसंद करते हैं और इस स्थिति में जो है कुछ विशेषताएं पाई जाती है, जैसे ब्याज दर जो हो क्या होती है अत्यंत कम हो जाती है और कम मुद्रास्फीति होती है, धीमी ऋणात्मक आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त होती है, व्यय और निवेश की अपेक्षा बचत पर जोर दिया जाता है, मौद्रिक नीति का मांग प्रोत्साहित करने में विफल होना होता है। तो तरलता जाल यह जो एक सच के बराबर जो आरेख खींचा गया है यह तरलता जाल है और तरलता जाल की स्थिति में जो मांग वक्र होगा वह पूर्णतः लोचदार हो जाएगा, बेलोचदार नहीं। अगला प्रश्न है 21 नंबर, भारत में सबसे अधिक वन्य क्षेत्र किस राज्य के पास हैं? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो वन्य क्षेत्र है वह मध्य प्रदेश के पास है। सी आंसर सही है। और अगर प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो प्रतिशत के रूप में सबसे ज़्यादा वन्य क्षेत्र जो है मिजोरम के पास है, फिर अरुणाचल प्रदेश के पास है और सर्वाधिक वन क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के पास है, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के पास है। मतलब अरुणाचल प्रदेश दोनों मामले में सेकेंड स्थान पर है। अगला प्रश्न है 22 नंबर, निम्नलिखित वस्तुओं में से किसकी मांग की लोच सबसे कम होती है? तो दिए गए ऑप्शनों में कार, नमक, चाय, मकान। तो दिए गए ऑप्शनों में नमक की मांग की लोच जो होती है वह सबसे कम होती है। नमक की मांग की कीमत लोच जो है सबसे कम होती है क्योंकि कीमत में परिवर्तन का प्रभाव उसकी मांग पर नहीं पड़ता है और इसका उपभोग जो है स्थिर रहता है। 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सूचकांक काल उत्क्रमणता तथा साधन उत्क्रमणता दोनों को संतुष्ट करता है? तो फिशर का सूचकांक जो है वह काल उत्क्रमणता परीक्षण और साधन उत्क्रमणता परीक्षण दोनों को संतुष्ट करता है। और फिशर का सूचकांक जो है लैस्पेरे सूचकांक और पासे के सूचकांक का गुणोत्तर माध्य होता है। तो यह जो है फिशर का आदर्श सूचकांक है और फिशर का आदर्श सूचकांक जो है वह काल उत्क्रमणता परीक्षण और साधन उत्क्रमणता परीक्षण दोनों को संतुष्ट करता है। अगला प्रश्न 24 नंबर, रोजगार
गुणक का प्रतिपादन किसने किया? तो रोजगार गुणक का प्रतिपादन प्रोफेसर के काहन द्वारा किया गया था और कीन्स द्वारा जो है निवेश गुणक का प्रतिपादन किया गया। तो कीन्स द्वारा निवेश गुणक का प्रतिपादन किया गया और काहन द्वारा रोजगार गुणक का प्रतिपादन किया गया। तो ध्यान रखना है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। प्रस्ताव वक्र की अवधारणा दी गई, तो मार्शल एजवर्थ द्वारा जो है प्रस्ताव वक्र की अवधारणा दी गई और मार्शल एजवर्थ जो है ए ऑप्शन में दिया गया है। तो मार्शल एजवर्थ जो है प्रस्ताव वक्र की अवधारणा जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की व्याख्या के संदर्भ में मार्शल तथा एजवर्थ द्वारा प्रस्ताव वक्र की अवधारणा दी गई थी। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रस्ताव वक्र यह दर्शाता है कि किसी वाई वस्तु के प्रत्येक इकाई आयात के बदले में कोई देश एक्स वस्तु की कितनी मात्रा दूसरे देश को निर्यात प्रस्ताव करने को तैयार होती है। और प्रस्ताव वक्र किसी देश के उत्पादन संभावना वक्र से निर्मित की जाती है। ध्यान रखना है कि प्रस्ताव वक्र पीपीसी के माध्यम से निर्मित की जाती है। अगला प्रश्न है 26 नंबर, परिमाणात्मक साख नियंत्रण का एक उपाय है। तो परिमाणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत जो है दिए गए ऑप्शनों में नैतिक दबाव जो है शामिल नहीं है, बैंक दर शामिल है, उपभोक्ता साख नियमन शामिल नहीं है, प्रचार जो है शामिल नहीं है, यह चयनात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत शामिल है। तो परिमाणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत जो है बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, नकद आरक्षी अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, रिवर्स रिपो को शामिल किया जाता है। तो बी आंसर सही है। अगला है 27 नंबर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम पारित किया गया था और 1 अप्रैल जो है 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अस्तित्व में आया। यंग हिल्टन कमीशन के सुझाव पर जो है आरबीआई की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न में क्या है? मुद्रास्फीति से किसे लाभ होता है? बचतकर्ता, ऋणदाता, ऋणी, पेंशनधारी। तो दिए गए ऑप्शनों में मुद्रास्फीति से अगर लाभ होता है तो ऋणी को लाभ होता है। ऋणी के अलावा उत्पादक, व्यापारी वर्ग, निवेशक, परिवर्तनशील आय समूह वर्ग को जो है मुद्रास्फीति से लाभ होता है। मुद्रास्फीति से अन्य में जो है व्यापारी वर्ग के अलावा कृषक, विनियोजक और परिवर्तनशील आय समूह को मुद्रास्फीति से लाभ होता है। इसके अलावा ऋणदाता, स्थायी आय वर्ग जिसमें पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, बीमा, ब्याज एवं किराया प्राप्त वर्ग अर्थात सामाजिक सुरक्षा वर्ग को जो है मुद्रास्फीति से हानि होती है। इसके अलावा स्थानांतरण भुगतान, ऋणपत्र, प्रतिभूतियाँ, बांड धारकों को जो है मुद्रास्फीति से हानि होती है। मुद्रास्फीति को अगर नियंत्रित करने की बात की जाए तो केंद्रीय बैंक जो है बैंक दर, सीआरआर, एसएलआर, रिपो दर में वृद्धि करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित करती है और सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करके जो है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करती है। तो 28 नंबर में पूछा गया है मुद्रास्फीति में किसे लाभ होता है? तो ऋणी को लाभ होता है। और अगर पूछा जाता है मुद्रास्फीति से हानि किसे होती है? तो ऋणदाता को हानि होती है और स्थिर आय समूह वर्ग को हानि होती है। इसके अलावा पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, बीमा, ब्याज एवं किराया प्राप्त वर्ग को जो है मुद्रास्फीति से हानि होती है। अगला प्रश्न है 29 नंबर, विलासिता की वस्तु की मांग की आय लोच होती है। तो विलासिता की वस्तु की मांग की आय लोच जो है सदैव धनात्मक होती है और इन वस्तुओं के संदर्भ में मांग में वृद्धि आय में वृद्धि की अपेक्षा अधिक होती है, तो सदैव धनात्मक होती है। विलासिता की वस्तुओं की मांग की आय लोच जो है सदैव धनात्मक होती है। 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर ये है। अगला 30 नंबर प्रश्न है, विचरण गुणांक के मापन का सही सूत्र है। तो विचरण गुणांक अभिकिरण की सापेक्षिक माप है और इसे जो है इस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। विचरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन बटे समांतर माध्य गुणे 100। तो मानक विचलन बटे समांतर माध्य गुणे 100 जो है यह विचरण गुणांक का सही सूत्र है और यह ए ऑप्शन में दिया गया है। तो 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। अगला है अर्थशास्त्र में श्रम विभाजन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो अर्थशास्त्र में श्रम विभाजन का सर्वप्रथम प्रयोग जो है एडम स्मिथ द्वारा किया गया। 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। अगला 32 नंबर, जब माध्य एवं बहुलक का अंतर शून्य हो तो वक्र की प्रकृति होगी। तो जब माध्य एवं बहुलक का अंतर शून्य हो तो वक्र की प्रकृति जो होगी वह पूर्णतः सममित होगी। तो ए आंसर में पूर्णतः सममित दिया गया है और सममित वहाँ होगी जहाँ माध्य, माध्यिका और बहुलक जो है वह बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, उदासीनता वक्र का ढाल प्रदर्शित करता है कीमत अनुपात,
सीमांत प्रतिस्थापन दर, साधन प्रतिस्थापन उदासीनता के स्तर। तो उदासीनता वक्र का ढाल जो है सीमांत प्रतिस्थापन दर को प्रदर्शित करता है। उदासीनता वक्र का ढाल जो है सीमांत प्रतिस्थापन दर MRS को प्रदर्शित करता है और प्रतिस्थापन दर से आशय वस्तु y तथा उस मात्रा से है जिसे उपभोक्ता x वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए त्यागता है। इस त्याग की दर को सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहा जाता है। अगला 34 नंबर प्रश्न है, आर्थिक विकास का क्लासिकल मॉडल किस पर जोर देता है? हस्तक्षेप नीति पर, पूंजी संचय पर, हस्तक्षेप नीति तथा पूंजी संचय पर, इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक विकास का क्लासिकल मॉडल हस्तक्षेप नीति, किसी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप न होना, मुक्त व्यापार एवं पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति पाया जाना तथा पूंजी संचय पर जोर देता है। और क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का मत था कि आर्थिक विकास एक संचयी प्रक्रिया है जो पूंजी संचय आर्थिक विकास की कुंजी है। तो सी आंसर इसमें सही है। इस प्रकार से देखने पर पता चलता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा लाभ का सिद्धांत नहीं है? तरलता पसंदगी का सिद्धांत, जोखिम का सिद्धांत, नवप्रवर्तन का सिद्धांत, अनिश्चितता वहन का सिद्धांत। तो तरलता पसंदगी के अगर सिद्धांत की बात की जाए तो तरलता पसंदगी का सिद्धांत जो है ब्याज का सिद्धांत है। तो नहीं पूछा गया है तो लाभ का सिद्धांत नहीं है। तरलता पसंदगी सिद्धांत जो है लाभ का सिद्धांत नहीं है। तो ए आंसर सही है। बाकी दिए गए ऑप्शनों में जोखिम का सिद्धांत जो है किसका लाभ का सिद्धांत है और जोखिम का सिद्धांत जो है यह हाले द्वारा दिया गया है। नवप्रवर्तन का सिद्धांत जो है लाभ का सिद्धांत है जो शुम्पीटर द्वारा दिया गया है। और अनिश्चितता वहन जो है लाभ का सिद्धांत है जिसे प्रोफेसर नाइट द्वारा दिया गया था। इसके अलावा मांग एवं पूर्ति के लाभ के सिद्धांत हैं। प्रायोगिक लाभ का सिद्धांत है जिसे JB क्लार्क ने दिया। इसके अलावा लाभ का लगान सिद्धांत प्रोफेसर वाकर द्वारा दिया गया। तो तरलता पसंदगी सिद्धांत प्रोफेसर किन्स द्वारा दिया गया सिद्धांत है जो लाभ ब्याज दर के सिद्धांत से संबंधित है। तो ए आंसर सही हो जाएगा 35 नंबर प्रश्न का। अगला 36 नंबर प्रश्न में क्या है? द थियरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस के लेखक कौन हैं? 36 नंबर प्रश्न है, द थियरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस पुस्तक के लेखक जो है मस्ग्रेव हैं। और मस्ग्रेव ने यह किताब 1959 में लिखी थी। और इसके अलावा क्लासिक्स इन द थियरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, पब्लिक फाइनेंस एंड पब्लिक चॉइस, यह जो है मस्ग्रेव की किताबें हैं। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की स्थापना 1950 में हुई थी। तो बी आंसर सही है 1950 का। अगला है माध्यिका है एक। तो माध्यिका एक स्थिति संबंधी औसत है। माध्यिका जो है स्थिति संबंधी औसत है। तो ए आंसर सही है। माध्यिका एक स्थिति संबंधी औसत है और माध्यिका उस चर का स्थिति मान है जो वितरण को दो समान भागों में बांट देता है। तो ए आंसर 38 नंबर प्रश्न में सही है। अगला 39 नंबर प्रश्न है, सहसंबंध का अधिकतम मान होता है। तो सहसंबंध का अधिकतम मान जो है वह 1 हो सकता है। मतलब -1 से +1 के बीच में जो है सहसंबंध का मान होता है। तो सहसंबंध का अधिकतम मान 1 हो सकता है और न्यूनतम मान -1 हो सकता है। -1 और +1 के बीच में सहसंबंध का मान होता है और सहसंबंध का अधिकतम मान जो हो जाएगा 1 हो जाएगा और न्यूनतम मान जो हो जाएगा वह -1 हो जाएगा। तो अगला 39-40 नंबर प्रश्न है, हेक्सर-ओहलिन के अनुसार विभिन्न देशों के बीच व्यापार निम्न अंतर के कारण होता है। हेक्सर-ओहलिन के अनुसार विभिन्न देशों के बीच व्यापार निम्न अंतर के कारण होता है। साधन संपन्नता, रुचि, मांग दशाएं, प्रविधि। तो साधन संपन्नता के कारण जो है हेक्सर-ओहलिन के अनुसार विभिन्न देशों के बीच व्यापार अंतर के कारण जो है क्या होता है? व्यापार होता है। मतलब साधन संपन्नता के कारण हेक्सर-ओहलिन का मानना है कि दो देशों के बीच व्यापार होता है। हेक्सर-ओहलिन के अनुसार जो है विभिन्न देशों के बीच व्यापार साधन संपन्नता में अंतर के कारण होता है। बर्टिल-ओहलिन ने अपनी पुस्तक इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड में साधन संपन्नता का सिद्धांत प्रतिपादित किया और इसने पूर्व एली हेक्सर ने 1919 में यह विचार दिया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न देशों में साधन संपन्नताओं में अंतर का परिणाम होता है। हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत के अनुसार उत्पादन, विशिष्टीकरण तथा देशों के मध्य व्यापार का प्रमुख निर्धारक है तथा साधन संपन्नता
इसका जो है प्रमुख निर्धारक है। और जिस देश में पूंजी की बहुलता है वे पूंजी गहन वस्तुओं का निर्यात करेंगे तथा जिस देश में श्रम की बहुलता है वह श्रम गहन वस्तुओं का निर्यात करेंगे, हेक्सागोनी का मानना है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी और 1 जनवरी 1995 को WTO ने करना प्रारंभ किया। इसका मुख्यालय जिनेवा में है और गैट के उरुग्वे राउंड की वार्ता के परिणाम स्वरूप मार्केस समझौते के तहत जो है WTO की स्थापना हुई और वर्तमान में WTO में 164 सदस्य देश हैं और उरुग्वे राउंड की वार्ता जो है 1986 से 94 के बीच चली थी, सबसे लंबी वार्ता चली थी। अगला 42 नंबर प्रश्न है, मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप जो है क्या कहलाता है? तो मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप जो है M3 कहलाता है और M3C में दिया गया है। और मुद्रा पूर्ति का विस्तृत माप M3 है और मुद्रा पूर्ति की जो है 4 अवधारणाएं प्रचलित है, M1, M2, M3 और M4। M1 में जो है जनता के पास मुद्रा प्लस बैंकों के पास जनता की मांग जमाएं प्लस RBI के पास अन्य जमाओं को शामिल किया जाता है। M2 में M1 प्लस डाकघरों की बचत बैंक जमाएं, M3 में M1 प्लस बैंकों की सावधि जमाएं, M4 में M3 प्लस डाकघरों की कुल जमाओं को शामिल किया गया है तथा M1 को संकीर्ण मुद्रा के रूप में मापा जाता है तथा M3 को व्यापक मुद्रा के रूप में मापा जाता है। अगला है 43 नंबर प्रश्न, प्रसिद्ध हीरा पानी विरोधाभास किसने दिया? तो हीरा पानी विरोधाभास एडम स्मिथ द्वारा दी गई अवधारणा है। 43 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। अगला है 44 नंबर प्रश्न, सीमांत आगम को निम्न सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। तो सीमांत आगम का सूत्र जो होगा वह सीमांत आगम MRN बराबर क्या हो जाएगा? TRN माइनस TRN-1 हो जाएगा। तो ए आंसर दिया गया है, ए सही हो जाएगा। अगला है 45 नंबर, खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था में समग्र मांग से अभिप्राय निम्न में से किससे है? तो खुली अर्थव्यवस्था में समग्र मांग से अभिप्राय C + I + G + X - M। खुली अर्थव्यवस्था में आयात और निर्यात दोनों होता है, तो इसमें क्या होता है? निर्यात माइनस आयात होता है। और अगर बंद अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो बंद अर्थव्यवस्था में C + I + G को ही शामिल किया जाता है, मतलब विदेशों से लेन देन को शामिल नहीं किया जाता है। अगला 46 नंबर प्रश्न है, परंपरावादी अर्थशास्त्रियों में मुद्रा पूर्ति में परिवर्तन से केवल कीमतें प्रभावित होती हैं, ब्याज दरें प्रभावित होती हैं, रोजगार एवं उत्पादन बढ़ता है, कोई प्रभाव नहीं होता है। तो परंपरावादी अर्थशास्त्रियों में मुद्रा पूर्ति के परिणाम स्वरूप जो है केवल कीमतें प्रभावित होती हैं। परंपरावादी अर्थशास्त्र में मुद्रा पूर्ति के परिवर्तन से केवल कीमतें प्रभावित होती हैं। तो ध्यान रखना है कि परंपरावादी अर्थशास्त्र में मुद्रा पूर्ति में परिवर्तन से केवल कीमतें प्रभावित होती हैं, ए आंसर सही है। और यह फिशर का समीकरण है, MV = PT जो है फिशर का समीकरण है। अगला प्रश्न है 47 नंबर, भुगतान संतुलन राष्ट्र का एक वार्षिक लेखा विवरण है। भुगतान संतुलन राष्ट्र का एक वार्षिक लेखा विवरण है। वस्तुओं के आयात व निर्यात के कारण उत्पन्न आधिक्य का, सोने एवं विदेशी मुद्रा की स्थिति का, समस्त अंतर्राष्ट्रीय लेनदारियों और देनदारियों का। तो भुगतान संतुलन जो होगा वह समस्त अंतर्राष्ट्रीय लेनदारियों और देनदारियों का विवरण होगा और व्यापार शेष जो है सिर्फ वस्तुओं का लेन देन हो जाएगा। तो भुगतान शेष किसी देश का एक वार्षिक लेखा विवरण होता है जो उस देश की समस्त अंतर्राष्ट्रीय लेनदारियों और देनदारियों का लेखा जोखा रखता है। 13वें वित्त आयोग के अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो विजय केलकर 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YB रेड्डी हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह है और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। अगला, पूर्ति मांग का सृजन स्वयं कर लेती है, किसने कहा? तो पूर्ति मांग का सृजन स्वयं कर लेती है, यह JBC का कथन है। और यह कथन जो है परंपरावादी समष्टि आर्थिक विचारधारा की रीढ़ मानी जाती है और इस नियम के पीछे तर्क यह है कि वस्तुओं की आपूर्ति स्वयं ही पर्याप्त आय का सृजन कर वस्तुओं की आपूर्ति के बराबर मांग का सृजन करती है। ऋज रेखाओं पर श्रम व पूंजी की सीमांत उत्पादकता सदैव क्या होती है? तो ऋज रेखाओं पर श्रम व पूंजी की सीमांत उत्पादकता सदैव जो होती है वह शून्य होती है, C आंसर सही है। अगला
आईएस वक्र का ढाल होता है। तो आईएस वक्र का ढाल जो होता है वह ऋणात्मक होता है। आईएस वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, जो यह बताता है कि राष्ट्रीय आय एवं ब्याज दर में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। ध्यान रखना है कि आईएस वक्र जो है ब्याज दर एवं राष्ट्रीय आय के बीच विलोम संबंध की बात को बताता है। एक संतुलित बजट का गुणांक मान्यताओं के अंतर्गत होता है। तो संतुलित बजट का गुणांक जो है वह 1 के बराबर होता है। संतुलित बजट 1 के बराबर होता है। तो 52 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी है। अगला 53 नंबर प्रश्न है, वैगनर का नियम किससे संबंधित है? कर ऋण कुचक्र से, सार्वजनिक व्यय से, कर विवर्तन से, संसाधनों का एकत्रीकरण से। तो वैगनर का नियम जो है सार्वजनिक व्यय से संबंधित है। बी आंसर सही है। वैगनर का नियम सार्वजनिक व्यय से संबंधित है। इसे वृद्धिमान सार्वजनिक व्यय का नियम भी कहा जाता है और इसके अनुसार अंतर आर्थिक वृद्धि के साथ साथ सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती जाती है, अर्थात सार्वजनिक व्यय तथा आर्थिक वृद्धि के मध्य जो है धनात्मक व कार्यात्मक सहसंबंध पाया जाता है। तो वैगनर का नियम जो है वह सार्वजनिक व्यय से संबंधित है। 53 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी है। अगला 54 नंबर प्रश्न है, मुद्रा की सट्टा मांग निर्भर करती है। तो मुद्रा की सट्टा मांग जो है वह ब्याज दर पर निर्भर करती है। ध्यान रखना है, केन्स ने मुद्रा की मांग के 3 उद्देश्य बताए थे, जिसमें एक उद्देश्य जो है सट्टा मांग उद्देश्य है और सट्टा मांग जो उद्देश्य है वह ब्याज दर पर निर्भर करती है। बाकी जो मुद्रा की मांग के उद्देश्य है वह आय पर निर्भर करती है। 55 नंबर प्रश्न है, व्युत्पन्न मांग वक्र की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो व्युत्पन्न मांग वक्र की अवधारणा का प्रतिपादन जो है वह जे.एस. मिल द्वारा किया गया। जे.एस. मिल किसमें सही है? बी में सही है। बी, व्युत्पन्न मांग वक्र के नियम का प्रतिपादन जे.एस. मिल ने 1848 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स में किया था और इनके अनुसार व्यापार की शर्तें विदेशी वस्तुओं के लिए घरेलू मांग और घरेलू वस्तुओं के लिए विदेशी मांग की तीव्रता से निर्धारित होती हैं। ध्यान रखना है कि पारस्परिक मांग के सिद्धांत में जे.एस. मिल ने बताया था कि विदेशी वस्तुओं के लिए घरेलू मांग और घरेलू वस्तुओं के लिए विदेशी मांग की तीव्रता से निर्धारित होती है। अगला है, प्रबल धक्का या प्रयास सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो प्रबल धक्का प्रयास सिद्धांत का प्रतिपादन जो है रोजेंस्टीन रोडान द्वारा किया गया था और रोजेंस्टीन रोडान डी ऑप्शन में दिया गया है। प्रबल धक्का प्रयास सिद्धांत रोजेंस्टीन रोडान ने प्रतिपादित किया और इनके अनुसार किसी विकसित अर्थव्यवस्था में विकास की बाधा को पार करने तथा उसे प्रगति के पथ पर चलाने के लिए बड़ा धक्का की आवश्यकता होती है, जो न्यूनतम किंतु बड़ी मात्रा में निवेश के रूप में होता है। रोडान 3 प्रकार की अविभाज्यताओं तथा वाहिमितव्यताओं में विभेद करने की बात करते हैं। उत्पादन की अविभाज्यता, मांग की अविभाज्यता और बचत पूर्ति की अविभाज्यता। अगला प्रश्न है 57 नंबर, चाकूधार की समस्या संबंधित है। तो चाकूधार की समस्या जो है प्रोफेसर हायरड से संबंधित है और हायरड किसमें दिया गया है? ए ऑप्शन में दिया गया है। चाकूधार की समस्या जो है हायरड से संबंधित है और हायरड मॉडल में पूर्ण रोजगार वृद्धि के लिए आवश्यक शर्त जो होगी वह GN, GW और G जो है बराबर होगी और यह एक चाकूधार संतुलन की स्थिति में प्राप्त होगा और अगर कोई विचलन होता है तो अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन अस्थिरता अथवा स्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। तो चाकूधार समस्या हायरड मॉडल से संबंधित है। हायरड मॉडल ए में दिया गया है, ए सही आंसर है। अगला है, जनसंख्या विस्फोट का अर्थ है। तो जब जनसंख्या विस्फोट की बात की जाए तो उसमें जन्म दर का घटना होता है, मृत्यु दर का घटना होता है। जन्म दर तथा मृत्यु दर के अंतर का बढ़ना घटना होता है। तो जन्म दर तथा मृत्यु दर के अंतर का बढ़ना होता है। जन्म दर एवं मृत्यु दर के अंतर के बीच जब अंतर बढ़ता है तो उसे जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। तो डी आंसर सही है। अगला है, कृषि वित्त क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है। तो नाबार्ड जो है कृषि वित्त क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था के रूप में काम करती है और नाबार्ड जो है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की अनुशंसा पर की गई थी और 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी के साथ इसकी स्थापना की गई थी। नरसिम्हन कमेटी 1991 का गठन किया गया। तो नरसिम्हन कमेटी 1991 का गठन जो है वह वित्तीय सुधार के संबंध में किया गया था। बी आंसर सही है और 1991 में गठित किया गया था, वर्ष ध्यान रखना है। और अगर इसकी प्रमुख सिफारिशों की बात की जाए तो SLR को अगले 5 वर्षों में
38.5 से कम करके 28% के स्तर पर लाने की बात की गई। ब्याज दर का निर्धारण बाजार शक्तियों के द्वारा तय किया जाने लगा और विदेशी बैंकों को देश में प्रोत्साहित करना तथा बैंकों पर दोहरे नियंत्रण को समाप्त करना आदि जो है शामिल था। अगला है सोलो के दीर्घकालिक विकास मॉडल में कौन सी मान्यता गलत है? तो बचत अनुपात स्थिर है, उत्पाद फलन समरूप है, मूल्य तथा मजदूरी स्थिर है, श्रमिकों का पूर्ण रोजगार होना। तो सोलो के दीर्घकालीन विकास मॉडल में जो है मूल्य मजदूरी जो है वह स्थिर नहीं है, लोचशील है या परिवर्तनीय है, तो यह गलत है, बाकी सब सही है। 61 सोलो के मॉडल की क्या विशेषताएं हैं या मान्यताएं हैं? तो देख लेते हैं। सोलो के दीर्घकालीन विकास मॉडल में मूल्य, कीमतें तथा मजदूरी जो है लोचशील मानी गई है, स्थिर नहीं मानी गई है। ध्यान रखना है कि सोलो अपने मॉडल में मजदूरी एवं कीमतों को लोचशील या परिवर्तनशील मानते हैं। और इसके अलावा सोलो का मॉडल जो है कुछ मान्यताओं पर आधारित है। उन मान्यताओं में जैसे उत्पादन के 2 साधन श्रम और पूंजी हैं। दूसरी जो मान्यता है वह है पैमाने के स्थिर प्रतिफल कार्यशील हैं, अर्थात प्रथम कोटि का समरूप उत्पादन फलन पाया जाता है। श्रमिकों का पूर्ण रोजगार है, श्रम तथा पूंजी को उसकी सीमांत उत्पादकताओं के अनुसार भुगतान प्राप्त होता है। श्रम शक्ति की वृद्धि दर बाह्य रूप से निर्धारित होती है, बचत अनुपात स्थिर है और तकनीक प्रगति तटस्थ है। तो यह कुछ मान्यताएं जो है सोलो मॉडल में पाई गई हैं या ली गई हैं। तो बचत अनुपात स्थिर है, तकनीकी प्रगति तटस्थ है, पैमाने के स्थिर प्रतिफल कार्यशील है, अर्थात प्रथम कोटि का समरूप उत्पादन फलन कार्यशील है। अगला है यूलर के प्रमेय का संबंध है। तो यूलर के प्रमेय का संबंध जो है वितरण से है, जिसमें यदि साधनों को उसकी सीमांत उत्पादकताओं के अनुसार प्रतिफल वितरित किया जाए तो पूरा का पूरा उत्पादन समाप्त हो जाएगा। यह यूलर मानते हैं। क्या मानते हैं? कि यदि साधनों को उसकी सीमांत उत्पादकताओं के अनुसार प्रतिफल दिया जाए तो पूरा का पूरा उत्पादन जो है समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है बैकवाश प्रभाव की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है। बैकवाश इफेक्ट की अवधारणा का श्रेय जी मेडल को दिया जाता है। ए आंसर सही है। बैकवाश प्रभाव की अवधारणा गुनार मेडल को दिया जाता है और इससे आशय यह है किसी देश का कोई एक विशेष क्षेत्र वृद्धि करता है अथवा विकास के पथ पर अग्रसर होता है तो वह देश अन्य देशों से मानव पूंजी तथा भौतिक पूंजी जैसे आधारित संरचना, वित्त, मशीनरी आदि को अपनी तरफ आकर्षित करता है। अगला प्रश्न है 64 नंबर, रैचेट अनुवर्ती प्रभाव का प्रतिपादन किया। तो रैचेट अनुवर्ती प्रभाव का प्रतिपादन जो है डिजनवरी द्वारा किया गया और डिजनवरी जो है सापेक्ष आय परिकल्पना की बात करते हैं। अगला प्रश्न है 65 नंबर, उपभोक्ता अतिरेक की अवधारणा दी गई। तो उपभोक्ता अतिरेक की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? डेविड रिकार्डो द्वारा, एजवर्थ द्वारा, पेरेटो द्वारा, मार्शल द्वारा। तो उपभोक्ता अतिरेक की अवधारणा प्रोफेसर मार्शल द्वारा दी गई है। उपभोक्ता अतिरेक की अवधारणा मार्शल ने दी थी और उपभोक्ता अतिरेक को किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता जितना भुगतान करने को तैयार है वह वास्तव में जो भुगतान करता है, इन दोनों के अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है। ध्यान रखना है कि उपभोक्ता अतिरेक मार्शल द्वारा दी गई अवधारणा है। पुरा की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो पुरा की अवधारणा जो है वह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा प्रतिपादित की गई। सी आंसर सही है। पूरा मॉडल जो है भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यह ग्रामीण विकास की एक रणनीति है जिसके अंतर्गत ग्रामीण विकास पर जोर दिया जाता है था गांव शहर के बीच की खाई को कम करने का प्रयास किया जाता है। 67 नंबर प्रश्न है, बाजार जिसमें एक खरीदार एवं अनेक विक्रेता हो कहलाता है। तो जिसमें एक खरीदने वाला और अनेक बेचने वाले हों तो उसे क्या कहते हैं? एक क्रेताधिकार। एक क्रेताधिकार कहते हैं जिसमें एक खरीदने वाला और अनेक बेचने वाले होते हैं तो उसे एक क्रेताधिकार कहते हैं। अगर इसी का विपरीत हो जाए कि अनेक खरीदार और एक बेचने वाला तो उसे क्या कहेंगे? एकाधिकार कहा जाएगा। ऐसा बाजार जिसमें एक क्रेता तथा अनेक विक्रेता हो तो उसे एक क्रेताधिकार कहा जाता है।
बी आंसर सही है। बचत पर प्रतिफल कहलाता है, तो बचत पर प्रतिफल जो है ब्याज कहलाता है। देखिए ध्यान रखना है, इसमें मजदूरी, लाभ, लगान, तो बचत पर प्रतिफल जो है लाभ नहीं ब्याज कहलाता है। बचत पर मिलने वाले प्रतिफल को ब्याज कहते हैं, और अर्थशास्त्र में ब्याज के ऋण का मूल्य माना जाता है। अर्थशास्त्र में ब्याज के ऋण का मूल्य माना जाता है, और केन्स के अनुसार ब्याज जो है तरलता के परित्याग का पुरस्कार है। बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत आता है, तो पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, तो बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत यह सभी आते हैं। डी आंसर में दिया गया है। लोगों को उनके बौद्धिक सृजन के संबंध में दिए जाने वाले अधिकारों को बौद्धिक संपदा अधिकार कहते हैं, और इसके अंतर्गत पेटेंट, कॉपीराइट, औद्योगिक डिजाइन अधिकार, ट्रेडमार्क, भौगोलिक सूचक आदि आते हैं। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। ए आंसर सही है, बी सही है। और उस समय इन बैंकों की जो कुल पूंजी थी वह 50 करोड़ रुपए से अधिक थी। फिर 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। जब 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो इनकी जो कुल परिसंपत्ति या पूंजी थी वह 200 करोड़ रुपए से अधिक थी। एसडीआर किसके द्वारा सृजित किया गया? तो आईएमएफ द्वारा एसडीआर का सृजन किया गया। विशेष हरण अधिकार, एसडीआर का सृजन जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ द्वारा 1969 में किया गया था, और इसे कागजी स्वर्ण भी कहा जाता है। और एसडीआर के मूल्य निर्धारण में अमेरिकी डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, यूरो तथा चीन की मुद्रा रेनविन्वी को शामिल किया गया है। अगला है गतिमान औसत प्रयोग होता है, तो गतिमान औसत का प्रयोग जो है काल श्रेणी में किया जाता है। अगला प्रश्न है, काल श्रेणी इसी में दिया गया है। उत्पतन सिद्धांत किससे संबंधित है? तो उत्पतन सिद्धांत जो है डब्ल्यू रोस्टो से संबंधित है। ए आंसर सही है 73 नंबर प्रश्न में। रोस्टो जो है विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, और इस विकास के सिद्धांत के प्रतिपादन में इन्होंने विकास की 5 अवस्थाओं का जिक्र किया है। इन 5 अवस्थाओं में परंपरागत समाज, उत्कर्ष के पूर्व की अवस्था, परिपक्वता की ओर अग्रसर अवस्था और अत्यधिक उपभोग की अवस्था को शामिल किया जाता है। अगला 74 नंबर प्रश्न है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध है। मुद्रास्फीति का सिद्धांत, आर्थिक विकास का सिद्धांत, उपभोग पालन का सिद्धांत, वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों जैसे उपभोग, कीमत, बाजार, फर्म आदि का अध्ययन किया जाता है। तो उपभोग फलन का सिद्धांत जो है सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत रखा जाता है, तथा इसके अलावा वस्तु एवं कीमत निर्धारण सिद्धांत भी किसमें? सूक्ष्म अर्थशास्त्र। बी और सी और डी आंसर सही है। अगला प्रश्न है 75 नंबर, जब मांग रेखा एक्स अक्ष के समांतर सीधी रेखा हो तो मांग की लोच। जब एक्स अक्ष के समांतर सीधी मांग एक्स अक्ष के समांतर मांग रेखा हो तो मांग की लोच जो हो जाएगी वह अनंत हो जाएगी एक्स अक्ष के समांतर, और जब वाई अक्ष के समांतर हो तब मांग की लोच जो हो जाएगी 0 हो जाएगी। जब एक्स अक्ष के समांतर मांग रेखा हो तो उसे पूर्णतः लोचदार मांग वक्र कहा जाएगा। जो वाई अक्ष के समांतर होगी तो इसे पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र कहा जाएगा। और जब एक्स अक्ष के समांतर होगी तो मांग की लोच अनंत होगी, जब वाई अक्ष के समांतर होगी तो मांग की लोच 0 होगी। तो सही आंसर जो है इसमें पूछा गया है, जब मांग रेखा एक्स अक्ष के समांतर सीधी रेखा हो तो मांग की लोच अनंत होगी। बी आंसर सही है। अगला है 76 नंबर, जब 2 वस्तुएं एक्स तथा वाई पूर्ण स्थानापन्न होती हैं तो इन दोनों में सीमांत प्रतिस्थापन की दर स्थिर होगी, और ऐसी स्थिति में तटस्थ वक्र रेखा का आकार, तो ऐसी स्थिति में तटस्थ वक्र रेखा का आकार जो होगा एक ऋणात्मक ढाल सीधी रेखा होगी। ऋणात्मक ढाल सीधी रेखा होगी। जब 2 वस्तुएं एक्स और वाई पूर्ण स्थानापन्न हों तो इन दोनों में सीमांत प्रतिस्थापन की दर स्थिर होगी, और ऐसी स्थिति में तटस्थता वक्र रेखा का आकार जो है एक सीधी रेखा के रूप में होगा। पूर्ण स्थानापन्न वस्तु के संदर्भ में तो ए आंसर सही है। अगला 77 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मार्शल के अनुसार एक्स तथा वाई 2 वस्तुओं के बीच एक उपभोक्ता के संतुलन की दशा तब होती है जब, तो उपभोक्ता के संतुलन की दशा तब होती है जब MUX/MUY बराबर PX/PY होता है। सी आंसर में दिया गया है। अगला प्रश्न है 78 नंबर, उत्पादन की सर्वोच्च परिभाषा के अनुसार उत्पादन होता है।
तो उत्पादन की सर्वोच्च परिभाषा के अनुसार उत्पादन भौतिक वस्तुओं का सृजन होता है। भौतिक अभौतिक वस्तुओं का सृजन, वस्तुओं में उपयोगिता का सृजन एवं उनके मूल्य में वृद्धि होता है। तो उत्पादन जो है वस्तुओं में उपयोगिता का सृजन एवं उनके मूल्य में वृद्धि कहलाती है। तो सी आंसर सही है। अगला है 79 नंबर प्रश्न है, बाजार की वह कौन सी दशा है जिसमें फर्म ही उद्योग होती है। तो एकाधिकार बाजार में फर्म ही उद्योग होती है। एकाधिकार की अवस्था में फर्म ही उद्योग होती है और एकाधिकार से आशय बाजार की ऐसी अवस्था से होता है जिसमें अकेला विक्रेता ऐसी वस्तु बेचता है जिसका कोई निकट स्थानापन्न नहीं होता है। आदा प्रदा विश्लेषण सिद्धांत किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो आदा प्रदा विश्लेषण या आगत निर्गत विश्लेषण का सिद्धांत जो है R.W. लियोनटिफ द्वारा प्रतिपादित किया गया। R.W. नहीं, W.W. लियोनटिफ द्वारा। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 81 नंबर, केन्स के रोजगार सिद्धांत के लिए क्या सत्य नहीं है। सरकारी हस्तक्षेप, पूर्ण रोजगार, अल्पकाल, प्रभावपूर्ण मांग। तो केन्स जो है पूर्ण रोजगार की बात नहीं करते हैं। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थव्यवस्था केवल उसी स्थिति में संतुलन में होगी जब अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार हो, और इसके विपरीत केन्स का ऐसा मानना है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार से कम स्तर पर संतुलन में हो सकती है। तो क्लासिकल जो है पूर्ण रोजगार की बात नहीं करते हैं। सी आंसर सही है। बाकी केन्स जो है पूर्ण रोजगार की बात नहीं करते, क्लासिकल पूर्ण रोजगार की बात करते हैं। 82 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय मौद्रिक नीति का अंग नहीं है। बैंक दर में परिवर्तन, भेद, पूर्ण ब्याज दरें, खुले बाजार की क्रियाएं, सरकार द्वारा सार्वजनिक ऋण की वापसी। तो सरकार द्वारा सार्वजनिक ऋण की वापसी जो है मौद्रिक नीति का अंग नहीं है, अपितु यह राजकोषीय नीति का अंग है। डी आंसर सही है 82 नंबर प्रश्न में। अगला 83 नंबर प्रश्न है, जबरदस्त मंदी के दौर में निम्न में कौन सा उपाय सर्वाधिक प्रभावकारी होता है। तो जबरदस्त मंदी के दौर में जो है सार्वजनिक व्यय की नीति जो है सर्वाधिक प्रभावकारी होता है। सार्वजनिक व्यय सबसे ज़्यादा व्यय किया जाना चाहिए। तो सी आंसर सही है। अगला प्रश्न है, सोलो के उत्पादन फलन में विशिष्ट रूप में किस प्रकार लिखा। सोलो के उत्पादन फलन को विशिष्ट रूप से किस प्रकार लिखा जाता है। तो AT फंक्शन ऑफ के L। तो सोलो का उत्पादन फलन विशिष्ट रूप से जो है इस प्रकार लिखा जाता है। ए आंसर सही है। अगला है 85 नंबर प्रश्न है, कृषि यंत्रीकरण से होता है क्या होता है। तो कृषि यंत्रीकरण से कृषि श्रम की कुशलता में वृद्धि होती है, उत्पादन लागत में कमी आती है, समय की बचत होती है, सभी। तो कृषि यंत्रीकरण से कृषि की कुशलता में वृद्धि, उत्पादन लागत में कमी और समय की बचत होती है। डी आंसर सही है। कृषि के यंत्रीकरण के लाभ दिए गए हैं जिसमें कृषि श्रम की कुशलता में वृद्धि, उत्पादन लागत में कमी, समय की बचत, कृषि आय में वृद्धि, भूमि का बेहतर उपयोग, भूमि की उत्पादकता में वृद्धि शामिल है। यह कृषि यंत्रीकरण के लाभ है। अगला है 86 नंबर प्रश्न है, किस अर्थशास्त्री ने अपने विकास मॉडल में अर्धविकसित देशों में श्रम के अतिरेक को अपने विकास मॉडल का आधार बनाया। तो लुईस ने बनाया था। लुईस या लेविस जो है ने अपने विकास मॉडल में अर्धविकसित देशों में श्रम के अतिरेक को अपने विकास मॉडल का आधार बनाया, और इस मॉडल को लुईस के श्रम की असीमित पूर्ति के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और इस मॉडल के अनुसार आर्थिक विकास तब होता है जब श्रम को निर्वाह क्षेत्र से निकालकर पूंजीवादी क्षेत्र में लगाने के परिणाम स्वरूप पूंजी संचय होता है। अगला प्रश्न है 87, मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य और वस्तु की कीमत समान दिशा में बदलते हैं, विपरीत दिशा में बदलते हैं, स्थिर रहते हैं सभी। तो मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य और वस्तु की कीमत जो है विपरीत दिशा में बदलते हैं। बी आंसर सही 87 नंबर प्रश्न में। अगला 88 नंबर प्रश्न है, एशियन ड्रामा किस अर्थशास्त्री की पुस्तक है। एशियन ड्रामा जो है गुन्नार मिडल द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिसका प्रकाशन जो है 1968 में हुआ था। बी आंसर सही। राजकोषीय नीति के उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो खुले बाजार की क्रियाएं ऑप्शन डी में जो दिया गया है यह राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। बाकी बजट संबंधी नीति, समुद्दीपन व्यय, करारोपण जो है राजकोषीय नीति के उपकरण है। यह जो है खुले बाजार की क्रियाएं मौद्रिक नीति का अंग है। खुले बाजार की क्रियाओं के अंतर्गत रिजर्व बैंक जो है मुद्रा की पूर्ति के नियंत्रण करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय एवं बिक्री करती है। अगला है 90 नंबर,
किस स्थिति में विक्रेता कर भार को पूरी तरह से क्रेता पर विवर्तित करता है? तो जब मांग वक्र पूर्णतः बेलोचदार होता है तब क्या होता है, विक्रेता कर भार को पूरी तरह से क्रेता पर विवर्तित करता है। बी आंसर सही है। 91 नंबर प्रश्न है, एक साधनात्मक व्यापार शर्त किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रतिपादित की गई? तो एक साधनात्मक व्यापार की शर्त जैकब वार्नर द्वारा प्रतिपादित की गई थी। एक साधनात्मक व्यापार की शर्त जो है प्रोफेसर जैकब वार्नर द्वारा प्रतिपादित की गई है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। डी आंसर सही है 92 नंबर प्रश्न में। सार्क की स्थापना जो है 8 दिसंबर 1985 को हुई थी और इसका मुख्यालय काठमांडू में है। और सार्क में जो है 8 सदस्य हैं, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान जो है सार्क के सदस्यों में शामिल है। अगला प्रश्न है 83 नंबर प्रश्न, औद्योगिक बीमारी के कारण है? कुप्रबंधन, विदेशी प्रतिस्पर्धा का बढ़ता प्रभाव, क्षमता का अपूर्ण विदोहन, सभी सही है। तो औद्योगिक बीमारी के कारण जो है दिए गए ऑप्शनों में सभी सही हैं। डी आंसर सही है। डी आंसर सही है। औद्योगिक रुग्णता से आशय किसी औद्योगिक इकाई के निरंतर खराब प्रदर्शन से है, जिसके कारण वह घाटे में चलती है। और भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक औद्योगिक रुग्ण इकाई वह है जिसने पिछले साल घाटा सहा है और वर्तमान वर्ष तथा इसके अगले वर्ष में भी घाटे में ही रहेगी। और साथ ही साथ इसके वित्तीय संरचना में भी अस्थिरता तथा विसंगतियां हैं। रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम 1985 के अनुसार औद्योगिक रुग्ण इकाई वह है जो किसी वित्तीय वर्ष के अंत में अपनी निवल मूल्य के बराबर या उससे अधिक के नुकसान में है। कुप्रबंधन, विदेशी प्रतिस्पर्धा का बढ़ता प्रभाव, क्षमता का अपूर्ण विदोहन आदि के कारण जो होती है वह औद्योगिक बीमारी उत्पन्न होती है या औद्योगिक सिकनेस की स्थिति उत्पन्न होती है। अगला 94 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत ग्रामीण साख का संस्थागत स्रोत नहीं है? तो संस्थागत स्रोतों के अंतर्गत जो है ग्रामीण साख के संस्थागत स्रोतों के अंतर्गत व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियां और भूमि विकास बैंक शामिल हैं। जबकि गैर संस्थागत स्रोतों में देसी बैंकर, महाजन, जमींदार, साहूकार, दुकानदार शामिल हैं। तो इसमें पूछा गया है ग्रामीण साख का संस्थागत स्रोत, तो देसी बैंकर जो है गैर संस्थागत स्रोत है। बाकी प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति, भूमि विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है संस्थागत स्रोत के अंतर्गत आते हैं। अगला है 95, विश्व व्यापार संगठन के पूर्ववर्ती संगठन का नाम? विश्व व्यापार विकास संघ, विश्व व्यापार सहयोग संघ, व्यापार एवं प्रशुल्क पर सामान्य समझौता, विश्व व्यापार नियोजन। तो विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती संगठन का नाम है व्यापार और प्रशुल्क पर सामान्य समझौता, GATT, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन टैरिफ। मतलब प्रशुल्क, व्यापार और प्रशुल्क पर सामान्य समझौता जो है विश्व व्यापार संगठन की पूर्ववर्ती संस्था का नाम है। और गैट जो है 30 अक्टूबर 1947 में हस्ताक्षरित हुआ था और 1 जनवरी 1948 को अस्तित्व में आया था, जिसका उद्देश्य प्रशुल्क कोटा जैसे व्यापार बाधाओं को कम करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना था। 1 जनवरी 1995 को इसका स्थान जो है विश्व व्यापार संगठन ने ले लिया और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है जिनेवा में है और इसके सदस्यों की संख्या 164 है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सांख्यिकी की प्रमुख 4 विधियों में एक विधि नहीं है? तो सांख्यिकी की प्रमुख 4 विधियां हैं आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का विश्लेषण और व्याख्या। तो विविधीकरण जो है सांख्यिकी की विधि नहीं है, तो डी आंसर सही है। अगला है, इसमें क्या पूछा गया है, भूयिष्टिक का अनुमान लगाइए यदि माध्य एवं माध्यिका क्रमशः 12 और 16.6 है। तो माध्य और माध्यिका क्रमशः 12 तथा 16.6 हैं। तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 समांतर माध्य हो जाएगा, तो 26.8 आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, सूचकांक का यह सूत्र निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो यह सूत्र जो है लास्पियरे द्वारा दिया गया है। ए आंसर सही है। अगला प्रश्न, अगला काई वर्ग का निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? तो ए
इकाई वर्ग का समीकरण सही है। अर्थमिति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो रेगनर फ्रिश ने सर्वप्रथम जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र या व्यष्टि शब्द और समष्टि शब्दों का प्रयोग किया तथा रेगनर फ्रिश ने ही सबसे पहले जो है अर्थमिति का प्रयोग किया था। तो रेगनर फ्रिश ए में दिया गया है, ए आंसर सही है। अगला प्रश्न है, रेखीय समरूप उत्पादन फलन का संबंध है पैमाने के बढ़ते प्रतिफल से, पैमाने के स्थिर प्रतिफल से, पैमाने के घटते प्रतिफल से। सभी सही है। तो रेखीय समरूप उत्पादन फलन का संबंध जो होगा वह पैमाने के स्थिर प्रतिफल से है। तो बी आंसर सही है 100 नंबर प्रश्न में। रेखीय समरूप उत्पादन फलन का संबंध जो है वह पैमाने के स्थिर प्रतिफल से है, अर्थात जिसका अर्थ यह है कि उत्पादन के सभी साधनों में सापेक्षिक परिवर्तन करने पर उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ता है। अगला 102 नंबर प्रश्न है, श्रम की मांग। तो श्रम की मांग जो है प्रत्यक्ष मांग, तिर्यक मांग, आय मांग, व्युत्पन्न मांग। तो श्रम की मांग जो है व्युत्पन्न मांग कहलाती है, जिसका अर्थ है कि अर्थ यह हुआ कि श्रम की मांग उस वस्तु की मांग पर निर्भर करती है जिसका श्रम द्वारा उत्पादन किया जाता है। तो श्रम की मांग क्या है? व्युत्पन्न मांग हो जाएगी, और व्युत्पन्न मांग का मतलब डी ऑप्शन सही है, डी आंसर सही है। अगला प्रश्न हो जाएगा 103, निम्नलिखित में से कौन मांगी गई मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन से संबंधित है? तो मांगी गई मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन से संबंधित जो ऑप्शन है वो दिए गए ऑप्शनों में वह हो जाएगा डी, डेल्टा क्यू अपान क्यू। बी आंसर सही है। मांग में प्रारंभिक मात्रा और मांग मात्रा में परिवर्तन जो होगा यह दिखाता है। अगला है 104 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यू आकार का नहीं है? तो AFC जो है यू आकार का नहीं है। AFC औसत स्थिर लागत वक्र जो है यू आकार का नहीं है, अपितु यह नीचे की ओर ऋणात्मक ढाल का होता है, जो क्या बताता है उत्पादन बढ़ने के साथ साथ लागत कम होती है। अगला है लगान के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार। तो लगान के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार लगान वास्तविक आय माइनस हस्तांतरण आय होता है, और लगान का जो आधुनिक सिद्धांत है वह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो लगान का आधुनिक सिद्धांत जो है वह श्रीमती जॉन रॉबिन्सन द्वारा दी गई उदाहरण। अर्थशास्त्र में लगान के 3 सिद्धांत प्रचलित, क्लासिकल, आधुनिक और आभास लगान सिद्धांत। अगला है 106 नंबर प्रश्न है, यदि मांग की लोच डेल्टा एक्स अपान डेल्टा पी अपान पी तथा डेल्टा पी अपान पी 0 हो तो मांग की लोच हो जाएगी। तो मांग की लोच अनंत हो जाएगी, और अनंत किस में दिया गया? सी में दिया गया है। 107 नंबर प्रश्न है, सामान्य संतुलन सिद्धांत का प्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया। तो सामान्य संतुलन सिद्धांत का प्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण जो है लियोन वालरा द्वारा दिया गया, सी आंसर सही है। और आंशिक संतुलन विश्लेषण जो है यह मार्शल द्वारा दिया गया। सामान्य संतुलन विश्लेषण का प्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण फ्रांसीसी अर्थशास्त्री लियोन वालरा ने अपनी पुस्तक एलिमेंट्स ऑफ प्योर इकोनॉमिक 1874 में किया था। और वालरा ने तर्क दिया कि सभी बाजारों में सभी कीमतें तथा मात्राएं एक दूसरे को प्रभावित करने के साथ निर्धारित होती हैं। अगला है 108 नंबर प्रश्न, ए ट्रीटीज ऑन मनी के लेखक हैं। तो कीन्स जो हैं ए ट्रीटीज ऑन मनी के लेखक हैं, बी आंसर दिया गया है। ए ट्रीटीज ऑन मनी 1930 में लिखी गई किताब है, जिसके रचयिता या लेखक कीन्स हैं। और कीन्स की अन्य रचनाओं में द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 है। इसके अलावा द इकोनॉमिक्स कंस्टिट्यूशन ऑफ पीस 1919 है, और इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस 1913 है। तुरक संबंधित है। तो तुरक का संबंध जो है प्रेरित निवेश से है, यह भी ध्यान रखने वाली बात है। तुरक का संबंध किस निवेश से है? तो तुरक का संबंध जो है प्रेरित निवेश से। तुरक जो है प्रेरित निवेश से संबंधित है। जब उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है तो पूंजी वस्तुओं के निवेश में वृद्धि होती है, और विलोमशाह भी देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है 110 नंबर प्रश्न है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में कौन सा वर्ष महान विभाजन के वर्ष के नाम से जाना जाता है? तो 1921 को महान विभाजक के वर्ष के रूप में जाना जाता है। और 1911 और 21 के दशक में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर जो है वह -0.31%
रही थी। इसके बाद से भारत में जनसंख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि जो है देखने को मिलती है। अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्ति तब होती है जब, तो अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त होता है जब सीमांत लाभ सीमांत त्याग के बराबर होता है। बी आंसर में दिया गया। अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति तब होती है जब लोक व्यय से प्राप्त होने वाला सीमांत लाभ कर चुकाने में किए जाने वाले सीमांत त्याग के बराबर होता है। सामाजिक लाभ बराबर हो जाएगा सीमांत लाभ बराबर सीमांत त्याग। और अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत जो है वह डाल्टन द्वारा प्रतिपादित किया गया सिद्धांत है। 112 नंबर प्रश्न है, विक्रय लागत का विकास किसने किया? तो विक्रय लागत का विकास जो है चेम्बरलिन अपने सिद्धांत में करते हैं। बी आंसर सही। विक्रय लागत की अवधारणा का विकास चेम्बरलिन ने किया था और एकाधिकारात्मक तथा अल्पाधिकार बाजार व्यवस्थाओं में विक्रय लागत की अहम भूमिका होता है। और चेम्बरलिन के अनुसार विक्रय लागत वे लागतें होती हैं जो मांग वक्र की स्थिति या आकार को बदलने के लिए उठाई जाती हैं, जैसे विज्ञापन, विक्रय करने वालों का खर्च, विक्रेताओं की प्रदर्शन के लिए छूट, मुक्त सेवा, मुक्त सैंपल, इनामी कूपन, उपहार आदि जो है विक्रय लागत का एग्जाम्पल हैं। अगला प्रश्न है, उच्च शक्ति मुद्रा का सूत्र। तो उच्च शक्ति मुद्रा बराबर होती है H बराबर होता है C प्लस आर आर प्लस ई आर जो हो जाएगी वह उच्च शक्ति मुद्रा का सूत्र हो जाएगा, जिसमें H क्या हो जाएगी उच्च शक्ति मुद्रा, C लोगों के पास नकदी, आर रिजर्व बैंकों के पास जमा बैंकों का सावधि आरक्षित अनुपात हो जाएगा और ER एक्सेस रिजर्व अन्य जमाएं हो जाएंगी। अगला है मिल्टन फ्रीडमैन द्वारा प्रतिपादित मुद्रा मांग फलन का निम्न में से कौन सा सही रूप है? तो मुद्रा मांग फलन का जो सही रूप है वह M/P है बराबर फंक्शन ऑफ Y WRM RB RE GP म्यू। ए आंसर सही है। अगला प्रश्न है 115 नंबर प्रश्न है, यदि ISLM मॉडल में IS वक्र दाईं तरफ स्थानांतरित होता है तो यह सूचित करता है विनियोग में वृद्धि को। तो विनियोग में वृद्धि बचत में विनियोग में वृद्धि को, और विनियोग में वृद्धि जो है डी ऑप्शन में दिया गया है। यदि ISLM में IS वक्र दाईं तरफ स्थानांतरित होता है तो यह विनियोग में वृद्धि सूचित करता है। और विनियोग में वृद्धि होने के लिए आवश्यक है कि बचतों में भी उसी अनुपात में वृद्धि हो, और इसी प्रकार बचत तथा विनियोग में वृद्धि के फलस्वरूप आय में भी वृद्धि होती है। अब 116 नंबर प्रश्न है, इस पेपर में 200 प्रश्न पूछे गए थे। 116 नंबर प्रश्न क्या है? तो 200 प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। 116 नंबर प्रश्न में क्या है कि स्फीतिक अंतराल का प्रतिपादन किसने किया? तो कीन्स ने अपनी किताब हाउ टू पे फॉर वार 1940 में स्फीतिक अंतराल की अवधारणा दी थी। कीन्स बी ऑप्शन में दिया गया है, बी सही है। और स्फीतिक अंतराल जो है क्या बताता है? स्फीतिक अंतराल को नियोजित व्यय तथा पूर्ण रोजगार के स्तर पर उपलब्ध वास्तविक उत्पादन के मध्य अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें नियोजित व्यय ज़्यादा होता है पूर्ण रोजगार के स्तर पर और वास्तविक उत्पाद तो मुद्रास्फीति अंतराल उत्पन्न होता है। अतिरेक मूल्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन ए एडम स्मिथ, बी माल्थस, सी मार्क्स और डी रोस्टो। तो अतिरेक मूल सिद्धांत का प्रतिपादन मार्क्स द्वारा किया गया है। सी आंसर सही है। 117 नंबर प्रश्न में 118, निम्न संतुलनपात सिद्धांत किससे संबंधित है? तो निम्न संतुलनपात सिद्धांत नेल्सन से संबंधित। ए आंसर सही है। जाल सिद्धांत आर नेल्सन ने दिया था और यह सिद्धांत उन्होंने अल्पविकसित देशों के संदर्भ में दिया था। नेल्सन के अनुसार अल्पविकसित देशों की विशेषता होती है कि वहाँ प्रति व्यक्ति आय का स्तर निर्वाह स्तर पर पहुँचकर स्थिर हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बचत और शुद्ध निवेश की दर भी निम्न हो जाती है। और जब कुल राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर बढ़ाकर बचत और निवेश की दर में वृद्धि के प्रयास किए जाते हैं तो जनसंख्या की वृद्धि दर भी बढ़ जाती है, जिसके कारण प्रति व्यक्ति आय निर्वाह स्तर पर बनी रह जाती है और इस प्रकार अल्पविकसित देश जो है निम्न संतुलन फास में फंस जाते हैं। और अगला प्रश्न है 119, किसका मॉडल 3 विभिन्न वृद्धि दरों की अवधारणाओं पर आधारित है? तो हैरड का मॉडल जो है वह 3
वृद्धि दरों पर आधारित है, जिसमें से जीएन, जीडब्ल्यू और जीए शामिल है। जीएन प्राकृतिक वृद्धि दर है, जीडब्ल्यू अभीष्ट वृद्धि दर है और जीए जो है वास्तविक वृद्धि दर को दर्शाता है। 120 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कॉब डगलस उत्पादन फलन की विशेषता नहीं है? साधन प्रतिस्थापन की लोच, शून्य लोच, पैमाने का स्थिर प्रतिफल, साधन गहनता, उत्पादन की कुशलता। तो कॉब डगलस उत्पादन फलन जो है वह साधन प्रतिस्थापन की लोच शून्य है, विशेषता नहीं है। साधन प्रतिस्थापन की लोच जो है शून्य नहीं होती कॉब डगलस उत्पादन फलन पे। कॉब डगलस उत्पादन फलन की अगर विशेषताओं की बात की जाए तो उत्पादन के साधनों के पैमाने के लिए प्रतिफल प्राप्त होते हैं। उत्पादन के साधनों के पैमाने के लिए प्रतिफल प्राप्त होते हैं। दो विशेषता है, किसी वस्तु की उत्पादन में न्यूनतम दो साधनों की आवश्यकता होती है, जैसे पूंजी तथा श्रम। औसत उत्पादकता तथा सीमांत उत्पादकता सदैव धनात्मक होती है। प्रतिस्थापन की लोच 1 के बराबर होती है और यूलर प्रमेय की सार्थकता को सिद्ध करती है। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर हर्ट्जमैन किस सिद्धांत को विकसित किया है? तो प्रोफेसर हर्ट्जमैन जो है असंतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री हैं। बी आंसर सही है। असंतुलित विकास का सिद्धांत प्रोफेसर हर्ट्जमैन द्वारा दिया गया और उनके अनुसार जो है विकास जो है असंतुलनों की श्रृंखला है, जो असंतुलनों को समाप्त करने की बजाय बनाए रखे, जिसके लाभ तथा हानियाँ प्रतियोगी अर्थव्यवस्थाओं के लक्षण है। हैरड के अनुसार यदि जी ज़्यादा हो जीडब्ल्यू से तब, तो जब जी ज़्यादा हो जीडब्ल्यू से तो ऐसी स्थिति में दीर्घकालीन मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। ए आंसर सही है। हैरड के अनुसार यदि वास्तविक वृद्धि दर जी अभीष्ट वृद्धि दर से अधिक है तो अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन मुद्रास्फीति स्थिति उत्पन्न होती है, और जब जी कम हो जीडब्ल्यू से तो अवसाद या मंदी की स्थिति उत्पन्न होती है। उत्पादन क्षमता का अधिक या निष्क्रिय उत्पादन क्षमता देखने को मिलती है, और जब जीएन कम हो जीडब्ल्यू से तो मुद्रास्फीति के साथ बेरोजगारी देखने को मिलती है। अगला है 123 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है? अदृश्य बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में अदृश्य बेरोजगारी देखने को मिलती है। कृषि क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोग कार्य करते हैं, जिससे उनकी उपयोगिता का दोहन नहीं हो पाता है और उत्पादन में भी उनका योगदान नहीं हो पाता है। 124 नंबर प्रश्न है, भारत में किस आयोग द्वारा हाल ही में योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया गया? तो नीति आयोग द्वारा जो है हाल ही में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का प्रतिस्थापन किया गया, मतलब नीति आयोग प्रयोग में लाया गया। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया, जिसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। अगला है, आर्थिक विकास के नवप्रवर्तन को उच्च स्तरीय महत्व दिया। तो आर्थिक विकास में नवप्रवर्तन को उच्च स्तरीय महत्व जो है शुम्पेटर द्वारा दिया गया। 125 नंबर प्रश्न का सही आंसर ये है। आर्थिक विकास में नवप्रवर्तन को उच्च स्तरीय महत्व जोसेफ शुम्पेटर ने प्रदान किया। शुम्पेटर के अनुसार एक नई वस्तु का प्रचलन करने तथा वर्तमान वस्तुओं में निरंतर सुधार करने से आर्थिक विकास होता है, और नवप्रवर्तन का कार्य जो है वह उद्यमी द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न 126, आत्मस्फूर्ति की अवस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है? तो आत्मस्फूर्ति की अवस्था के बाद जो है वह परिपक्वता की अवस्था आती है। और अगर पूछा जाए आत्मस्फूर्ति की अवस्था के पूर्व कौन सी अवस्था आती है? तो आत्मस्फूर्ति से पूर्व की अवस्था आती है। यह अवस्थाएं जो है रोस्टो द्वारा आर्थिक विकास के सिद्धांत में दी गई थी, और रोस्टो ने आर्थिक विकास के सिद्धांत की व्याख्या प्रतिपादित करने के लिए विकास की 5 अवस्थाओं का प्रतिपादन किया। इन अवस्थाओं में परंपरागत समाज, आत्मस्फूर्ति के पूर्व की अवस्था, आत्मस्फूर्ति की अवस्था, परिपक्वता की अवस्था तथा अत्यधिक उपभोग की अवस्था को शामिल किया जाता है। 127 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? विकसित देशों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो विकसित देशों में अगर बेरोजगारी की बात की जाए तो संरचनात्मक बेरोजगारी दीर्घकालीन प्रकृति की होती है और भारत में पाई जाती है। तो चक्रीय बेरोजगारी व्यापार चक्रों में उतार चढ़ाव के कारण उत्पन्न बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। और घर्षणात्मक बेरोजगारी जो है यह औद्योगिक क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो डी सही हो जाएगा। चक्रीय बेरोजगारी तथा घर्षणात्मक बेरोजगारी विकसित देशों में देखने को मिलती है। 128 नंबर प्रश्न है, सांख्यिकी समंकों का मुख्य लक्षण है।
समंक तथ्यों के समूह हैं, समंक संख्यात्मक रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं। सी में दिया गया है समंकों को गणना द्वारा या अनुमान द्वारा एकत्र किया जाता है, तो सभी सही हैं। तो सांख्यिकी समंकों का मुख्य लक्षण जो होगा वह सभी सही है, डी आंसर सही है। 132 नंबर प्रश्न है, अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है, यह कथन किसका है? तो अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है, डाल्टन का कथन है। अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है, डाल्टन का कथन है। डाल्टन के अनुसार जो है जनसंख्या अनुकूलतम तब होती है जब देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों, उत्पादन तकनीक और पूंजी की सहायता के प्रति अधिकतम आय अर्जित कर सके। यदि देश की जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या से कम होती है तो इसका अर्थ होगा संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं हो पाया है। इसके विपरीत यदि जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या से ज़्यादा होती है तो संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो जाता है और प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है। अगला है 130, मुद्रा परिमाण सिद्धांत का फिशर का संशोधित समीकरण। तो फिशर का संशोधित समीकरण जो है वह पी बराबर mv प्लस m डैश v डैश b में दिया गया है। मुद्रा परिमाण का फिशर का संशोधित दृष्टिकोण पी बराबर mv प्लस m डैश v डैश होता है। मुद्रा की मांग बराबर मुद्रा की पूर्ति, जिसमें p कीमत स्तर, t कुल लेन देन की मात्रा, p प्रचलन में विद्यमान मुद्रा, v जो है प्रचलित मुद्रा का संचलन वेग, m साख मुद्रा, v साख मुद्रा का संचलन वेग जो है वह दिखाती है। और निम्न समीकरण में पीगू का समीकरण जो हो जाएगा वह सी जो है पीगू के द्वारा दिया गया समीकरण है। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी प्रति वर्ष प्रकाशित की जाती है। तो राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी प्रतिवर्ष जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है, ए आंसर सही है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी स्रोत एवं प्रविधियों का प्रकाशन किया जाता है। और वर्तमान में राष्ट्रीय माप का अनुमान राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा किया जाता है, जिसे वर्ष 2019 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और क्या है राष्ट्रीय प्रतिभा सर्वेक्षण संगठन में विलय कर दिया गया है। स्थिर संतुलन में साम्य क्या होता है? मूल संतुलन की ओर लौटती है। सी ए आंसर सही। स्थिर संतुलन में साम्य जो होगा वह मूल संतुलन की ओर लौटेगा। अगला प्रश्न है 134, उदासीनता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता का संतुलन बिंदु वह है जहां कीमत अथवा बजट रेखा उदासीनता वक्र को स्पर्श करेगी, ए आंसर सही है। अगला 135 नंबर प्रश्न है, यदि सभी साधन परिवर्तनशील हैं तो उत्पादन फलन होगा। तो सभी साधन अगर परिवर्तनशील हैं तो उत्पादन फलन जो है दीर्घकाल का होगा। उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं तो उत्पादन फलन दीर्घकालीन होता है। यद्यपि दीर्घकाल में तकनीक में परिवर्तन नहीं देखने को मिलता और तकनीक परिवर्तन अति दीर्घकाल में होता है। अगला प्रश्न 136, द्वयाधिकार विशेष दशा है। पूर्ण प्रतियोगिता की, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की, अल्पाधिकार की, एकाधिकार की। तो अल्पाधिकार की विशेष दशा को द्वयाधिकार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकट अधिमान सिद्धांत का निर्माण निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में। तो प्रकट अधिमान सिद्धांत का निर्माण जो है सैमुअल्सन द्वारा किया गया है। 137 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। अगला है 138, विस्तार का गुणांक किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो विस्तार का गुणांक जो है m1 माइनस m0 बटे m1 प्लस m0 द्वारा प्राप्त होता है, ए आंसर सही। 139, बाउले का विषमता गुणांक किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो बाउले का विषमता गुणांक जो होता है इसका मान -1 से +1 के मध्य होता है। और बाउले का विषमता गुणांक Q3 प्लस Q1 माइनस 2m Q3 माइनस Q1 मतलब बी ऑप्शन में जो दिया गया है इसके द्वारा प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है 140, करारोपण का समता का नियम प्रतिपादित किया था। तो करारोपण का समता का नियम जो है वह एडम स्मिथ द्वारा दिया गया। करारोपण के समता का नियम एडम स्मिथ द्वारा दिया गया। एडम स्मिथ ने करारोपण के 4 नियम दिए, समता, निश्चितता, मितव्ययता और सुविधा का नियम। अगला है, राष्ट्रीय आय की गणना में किन वस्तुओं के प्रकारों को सम्मिलित किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना में जो है अंतिम वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है, सी आंसर सही है। राष्ट्रीय आय की गणना में केवल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। राष्ट्रीय आय से तात्पर्य किसी देश में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित समस्त वस्तुओं, सेवाओं
के बाजार मूल्य का योग होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य मौद्रिक नीति से संबंधित नहीं है? तो मुद्रा की तटस्थता, कीमत स्थिरता, विनिमय दर स्थिरता, सरकार के लिए वित्तीय साधन जुटाना। तो मौद्रिक उद्देश्य जो है मौद्रिक नीति से संबंधित नहीं है, तो सरकार के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना जो है मौद्रिक नीति से संबंधित नहीं है। सरकार के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना राजकोषीय नीति का उद्देश्य है। डी सही है। अगला प्रश्न है 143 श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार स्वर्णिम युग उस बिंदु पर होता है जहां, तो जॉन रॉबिन्सन के अनुसार स्वर्णिम युग वहां होता है जहां पर जनसंख्या की वृद्धि दर जो है वह पूंजी वृद्धि के बराबर होती है। बी आंसर सही है, जिसमें डेल्टा एन अपान एन बराबर डेल्टा के अपान के हो जाएगी, जिसमें डेल्टा एन अपान एन जनसंख्या वृद्धि दर को बताता है और डेल्टा एन अपान एन जो है वह पूंजी वृद्धि के अपान के जो है पूंजी वृद्धि दर को बताता है। अगला है 144 नंबर प्रश्न, लेविस का कृषि विकास प्रारूप कितने क्षेत्रों के बीच संबंध की व्याख्या करता है? तो लेविस का कृषि विकास प्रारूप जो है वह दो क्षेत्रों के मध्य संबंध की व्याख्या करता है, जिसमें कृषि क्षेत्र है जिसे निर्वाह क्षेत्र कहा जाता है और पूंजीवादी क्षेत्र जिसे औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। कृषि क्षेत्र में न्यूनतम समर्थन कीमत का प्रावधान किया गया है। ए, किसी दिए गए वर्ष में बाहुल्य की स्थिति में कीमत को घटाने से रोकना। बी, कृषकों के हितों की सुरक्षा करना। सी, कृषकों को प्रोत्साहन देना। और डी, उपयुक्त सभी। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रावधान दिए गए ऑप्शनों में सभी के अनुसार किया जाता है। कृषकों को उनके कृषि उत्पादों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा फसल बुआई से पहले कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है और वर्तमान में 23 महत्वपूर्ण फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है, जिसका उद्देश्य जो है वह है दिए हुए वर्ष में उत्पादन बाहुल्य की स्थिति में कीमत को घटने से रोकना है, कृषकों के हितों की रक्षा करना है और कृषकों को प्रोत्साहित करना है। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 1966 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। अगला है 147 नंबर प्रश्न, ILO का मुख्यालय कहाँ है? तो ILO का मुख्यालय जो है जनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा में है जो स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। अवमूल्यन की सफलता है तो आवश्यक शर्त है, तो अवमूल्यन की सफलता है तो आवश्यक शर्त जो होगी वह निर्यात आयात की लोच इकाई से अधिक हो, अन्य देशों द्वारा प्रतिकर न किया जाए, निर्यात है तो अतिरिक्त उत्पादन की उपलब्धता। सभी, तो सभी आंसर सही है। डी आंसर सही। साप्टा संबंधित है शिक्षा से, व्यापार से, सुरक्षा से, पर्यावरण से। तो साप्टा का संबंध जो है वह शिक्षा से है और व्यापार से है। साप्टा का संबंध व्यापार से है। साप्टा दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौते का संबंध जो है व्यापार से है और यह समझौता 1993 में दक्षिण एशिया देशों में प्रशुल्क घटाकर परस्पर व्यापार को बढ़ाने के लिए किया गया था। व्यापार चक्र के नवप्रवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो व्यापार चक्र के नवप्रवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन जो है जे शुम्पीटर द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है 151, भारत में किस प्रकार के वित्त व्यवस्था पाई जाती है? तो भारत में संघीय वित्त व्यवस्था, स्वतंत्र वित्त व्यवस्था, स्थानीय वित्त व्यवस्था, एकाकी वित्त व्यवस्था। तो भारत में संघीय वित्त व्यवस्था पाई जाती है। ए आंसर सही है। और केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा केंद्र सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के माध्यम से किया जाता है और संविधान के अनुच्छेद 268 से 81 तक केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व के विभाजन की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है 2011 के अनुसार भारत का अधिकतम जनसंख्या घनत्व। तो दिए गए ऑप्शनों में बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है 152 का सही आंसर ए है। अगला 153, करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? योजना आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन जो है वह RBI द्वारा किया जाता है। बी आंसर सही है। अगला है खेल सिद्धांत के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? तो प्रोफेसर वान न्यूमान मार्गस्टन ने जो है खेल सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किया था। 154 नंबर प्रश्न का सही आंसर ये है। अगला 155 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा बाजार की संस्थाओं में शामिल है? तो मुद्रा बाजार की संस्थाओं में गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ, बट्टा ग्रह और बिलों के दलाल, स्वीकृत ग्रह जो है
यह मुद्रा बाजार की संस्थाओं में शामिल हैं। मुद्रा बाजार की संस्थाओं में शामिल हैं केंद्रीय बैंक, व्यापारिक बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ, बट्टाग्रह और बिलों के दलाल और क्या है, स्वीकृत ग्रह जो है मुद्रा बाजार के अंतर्गत शामिल किया जाता है। डी आंसर सभी सही है। अल्पकिंचित व्यापार चक्र की अवधि होती है, तो अल्पकिंचित व्यापार चक्र की अवधि जो होगी वह 40 माह की होगी। ए आंसर सही। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख लाभ है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख लाभ है विशिष्टीकरण, उच्च जीवन स्तर, आर्थिक विकास की तीव्र गति, ये सभी। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख लाभ जो होगा वह श्रम का विभाजन, बाजार के क्षेत्र में विस्तार, विशिष्टीकरण से लाभ, उत्पादन विभिन्नता के लाभ, आर्थिक मितव्ययता के लाभ, उच्च जीवन स्तर, आर्थिक विकास में तीव्र गति, सभी आंसर सही हो जाएंगे। अगला है 158 विनिमय नियंत्रण का प्रत्यक्ष तरीका क्या है? सरकारी हस्तक्षेप, विनिमय प्रतिबंध, बहुविनिमय दरें, सभी। तो विनिमय नियंत्रण का जो है तरीका वह सभी हैं, भुगतान समझौते भी इसमें शामिल हैं। डी आंसर सही है। किसी भी समग्र का आकार निर्भर करता है ए अनुसंधान के उद्देश्य पर, बी अनुसंधान के क्षेत्र पर, सी दोनों अनुसंधान के उद्देश्य अनुसंधान के क्षेत्र पर, तो दोनों सही हैं। अगला 160 ब्रिटेन वुड सम्मेलन का परिणाम है, तो ब्रिटेन वुड सम्मेलन के अंतर्गत IMF और IBRD की स्थापना हुई। IMF और IBRD मतलब विश्व बैंक, सी आंसर सही है। IMF और IBRD को विश्व बैंक की IBRD और IMF को ब्रिटेन वुड की जुड़वा बहनें भी कहा जाता है और जिनका मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है। 161 अति अल्पकालीन बाजार वह होता है जिसमें बाजार पूर्ति वक्र, तो अति अल्पकालीन बाजार में बाजार पूर्ति वक्र पूर्णतः बेलोचदार होता है। सी आंसर सही है। अति अल्पकालीन बाजार वह होता है जिसमें बाजार पूर्ति वक्र पूर्णतः बेलोचदार होता है क्योंकि इसमें उत्पादन के सभी साधन स्थिर होते हैं और परिवर्तनशील होते हैं। अगला है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ऐतिहासिक विकास क्रम का मूलाधार है। यह किस अर्थशास्त्री की अवधारणा है? तो यह कार्ल मार्क्स की अवधारणा है। ए आंसर सही है। अगला है पुनर्विनियोग मानदंड का मूल रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो यह जो है लेवेंस्टीन द्वारा प्रस्तुत किया गया। अगला 164 लेन देन आधार को किस तालिका से निकाला जाता है? तो लेन देन आधार को आगत निर्गत या आदा प्रदा तालिका से निकाला जाता है और आगत निर्गत तालिका का विश्लेषण जो है लियोनटिफ द्वारा किया गया, WW लियोनटिफ द्वारा। 164 में बी सही है। 165 कार्यात्मक वित्त का संबंध किस अर्थशास्त्री के नाम से जुड़ा है? तो AP लर्नर के नाम से कार्यात्मक वित्त का संबंध जुड़ा। कार्यात्मक वित्त का सिद्धांत AP लर्नर से जुड़ा है। लर्नर कहते हैं कि सरकार का राजकोषीय संचालन, कर लगाना, ऋण लेना, लोक व्यय, लोक ऋण का प्रबंधन, हीनार्थ प्रबंधन आदि को कुछ निश्चित कार्य पूरा करने के उद्देश्य से तैयार किया जाता है और जिसका समग्र जो है वह आर्थिक प्रणाली पर तत्काल असर और दूरगामी प्रभाव डालता है। अगला है लैफर वक्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन से संबंध की व्याख्या की गई है? तो लैफर वक्र द्वारा जो है वह कर दर तथा सकल कर राजस्व में वृद्धि, सी ऑप्शन जो दिया गया है इसमें संबंध बताया गया है जो उल्टे यू आकार का होता है। अगला है 168 तकनीक ज्ञान एवं उपलब्ध आगतों के बीच होने पर एक अर्थव्यवस्था द्वारा वस्तुओं की अधिकतम मात्रा क्या होती है? उत्पादन अधिकतम मात्रा में उत्पादन संभव क्षेत्र हो जाएगा। तकनीकी ज्ञान व उपलब्ध आगतों के दिए जाने पर एक अर्थव्यवस्था द्वारा वस्तुओं की अधिकतम मात्रा कुशलतापूर्वक उत्पन्न की जाती है तो उसे उत्पादन संभावना क्षेत्र कहते हैं। तो सही आंसर जो है सी हो जाएगा। 168 169 लॉरेंज वक्र के माध्यम से अध्ययन किया जा सकता है। तो लॉरेंज वक्र के माध्यम से प्रकीर्णन का अध्ययन किया जा सकता है। अर्थशास्त्र में लॉरेंज वक्र का उपयोग आय विषमता को दर्शाने के लिए किया जाता है। इसे अमेरिकन अर्थशास्त्री मैक्सवेल लॉरेंज द्वारा 1905 में विकसित किया गया। बी आंसर सही है। आबिद हुसैन कमेटी का संबंध किससे है? तो आबिद हुसैन कमेटी का गठन 1997 में लघु उद्योग क्षेत्र के विकास के संदर्भ में की गई। तो लघु उद्योग क्षेत्र बी में दिया गया है। ग्रामीण श्रम पर राष्ट्रीय आय का गठन
किस वर्ष किया गया? तो ग्रामीण श्रम पर राष्ट्रीय आयोग का गठन 1951 में किया गया। द्वितीय सर्वश्रेष्ठ का सिद्धांत संबंधित है उत्पादन से, उपभोग से, वितरण से, कल्याण से। तो द्वितीय सर्वश्रेष्ठ का संबंध कल्याण से संबंधित है, तो डी आंसर सही है। अगला है मांग तालिका क्या प्रदर्शित करता है? तो मांग तालिका जो है मांग की मात्रा तथा मूल्य में फलनात्मक संबंध को बताता है। ए आंसर सही। मांग तालिका किसी वस्तु की मांग की मात्रा तथा उसके मूल्य में फलनात्मक संबंध को प्रदर्शित करता है। और वेनहम के अनुसार किसी बाजार में एक निश्चित समय पर दिए हुए मूल्यों पर वस्तु की जितनी मात्रा मांगी जाती है, यदि उस वस्तु की उस मात्रा को एक साखी के रूप में लिखा जाए तो यह मांग तालिका कहलाती है। साखी मतलब तालिका के रूप में लिखा जाए तो मांग तालिका कहलाती है। 174 मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार दीर्घकाल में फिलिप्स वक्र किस प्रकार का होता है? तो दीर्घकाल में फिलिप्स वक्र जो है मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार वह लंबवत हो जाता है। मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार दीर्घकाल में फिलिप्स वक्र लंबवत रेखा हो जाता है जिस पर स्फीति की दर का बेरोजगारी पर कोई असर नहीं होता है। 175 निम्नलिखित में से कौन निदर्शन की विधि नहीं है? तो सामूहिक निदर्शन जो है निदर्शन की विधि नहीं है। अगला है जननांकिकी शब्द मूलतः किसने प्रयुक्त किया था? तो आस्ले गुइलार्ड द्वारा जननांकिकी शब्द प्रयुक्त किया गया। सी आंसर 176 का सही है। अगला है 184 काब डगलस उत्पादन फलन Q 1.8 L 4 के 0.6 में पैमाने के प्रतिफल होंगे। तो पैमाने के प्रतिफल जो हो जाएगा वह इकाई के बराबर हो जाएंगे। ये आंसर सही है। यदि विभिन्न देशों में वर्तमान वर्ष हेतु सकल घरेलू उत्पादन के समंक एकत्रित किए जाते हैं तो उन्हें प्रयोगात्मक समंक कहते हैं, अनुप्रस्थ समंक कहते हैं, काल श्रेणी कहते हैं, पैनल समंक कहते हैं। तो 185 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा, यदि विभिन्न देशों से वर्तमान वर्ष हेतु सकल घरेलू उत्पादन के समंक एकत्रित किए जाते हैं तो उन्हें अनुप्रस्थ समंक कहते हैं। बी आंसर सही है। अगला, यदि बी एक्स वाई बराबर -1.8 एवं बी वाई एक्स बराबर -0.2 हो तो आर एक्स वाई होगा। तो इसका क्या अंडर रूट कर देंगे तो आंसर जो है सहसंबंध गुणांक 0.6 आ जाएगा। 0.6 ए में दिया गया। 186 नंबर प्रश्न का सही आंसर ये हो जाएगा। अगला 188 नंबर प्रश्न है, द्विचरी प्रतीप गमन प्रदर्श में आसंजन सुष्टुता परीक्षण हेतु प्रमुख किया जाता है। तो यह आर स्क्वायर परीक्षण हो जाएगा। सी आंसर सही है। अगला प्रश्न क्या है 190 बहुसंरेखता पद का सर्वप्रथम उल्लेख किया। तो बहुसंरेखता पद का सर्वप्रथम उल्लेख जो है रेगनर फ्रिश द्वारा किया गया। बहुसंरेखता पद का सर्वप्रथम उल्लेख रेगनर फ्रिश ने किया। बहुसंरेखता से आशय बहुप्रतीप गमन मॉडल में स्वतंत्र चरों के मध्य उच्च परस्पर अंतर संबंधों की उपस्थिति से है। अगला है 191 रेखीय संभाविता प्रदर्श के आकलन हेतु विधि प्रयोग में लाई जाती है। तो OLS जो है वह रेखीय संभाविता प्रदर्श के आकलन हेतु विधि प्रयोग में लाई जाती है। एरिमा पूर्वानुमान विधि को विकसित किया गया। तो एरिमा पूर्वानुमान विधि को जो है वह एंजिल एवं ग्रेंजर द्वारा विकसित किया गया। ये आंसर सही है। अगला प्रश्न है, अतितादात्म्य समीकरण के आकलन हेतु समुचित विधि है। तो 2SLS है। सी आंसर सही है। अगला, मूल्य बढ़ाव स्थिति का संबंध किस अर्थशास्त्री से संबंधित है? तो गार्डनर एकले से जो है मूल्य बढ़ाव सिद्धांत समीकरण का संबंध है। तो मूल्य बढ़ाव स्थिति का सिद्धांत गार्डनर एकले से संबंधित है। तो ए आंसर सही। 194 195 महालनोबिस का द्विक्षेत्रीय प्रादर्श किस अर्थशास्त्री के प्रादर्श पर आधारित है? तो यह PC महालनोबिस का द्विक्षेत्रीय मॉडल फेल्डमैन के मॉडल पर आधारित है। सी आंसर सही है। मुद्रा योजना, तो मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को चालू की गई, जिसमें शिशु तरुण और किशोर के अंतर्गत शिशु किशोर और तरुण के अंतर्गत लोन दिया जाता है। 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक के ऋण दिए जाते हैं। 197 वर्तमान सरकार का विमुद्रीकरण की घोषणा कब की गई?
तो वर्तमान सरकार द्वारा विमुद्रीकरण की घोषणा जो है 8 नवंबर 2016 को की गई, और जिसमें क्या किया गया कि पुराने 500 रुपये था, 1000 रुपये के नोट जो है वैध नहीं किए गए, मतलब अवैध घोषित कर दिए गए। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब जारी किया गया? 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम जारी किया गया। बी आंसर सही है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम 25 सितंबर 2014 को जारी किया गया, जिसका उद्देश्य देश को विनिर्माण का हब बनाना है, और इसके लक्ष्यों में शामिल किया गया मध्यावधि की तुलना में विनिर्माण क्षेत्र में 12 से 14% जो है प्रतिवर्ष वृद्धि दर का लक्ष्य रखना, देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी 2022 तक बढ़ाकर 16 से 25% करना, विनिर्माण क्षेत्र में 100 बिलियन अतिरिक्त रोजगार का सृजन करना, और घरेलू मूल्य संवर्धन और विनिर्माण में तकनीक ज्ञान में वृद्धि करना, तथा भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करना। इसके अलावा उज्ज्वला योजना किन वित्तीय वर्षों हेतु लागू की गई? तो उज्ज्वला योजना 2016-17, 17-18, 18-19 के लिए लागू की गई। उज्ज्वला योजना जो है मई 2016 में लागू की गई थी, और यह जो है इसके तहत जो है गरीबी रेखा से नीचे के परिवार को घरेलू गैस कनेक्शन निःशुल्क दिए जाने की घोषणा थी, और इस योजना के तहत जो है 8 करोड़ गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था, और 2021-22 में 1 करोड़ अतिरिक्त लाभार्थियों तक इनका विस्तार किया गया। अगला प्रश्न, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्प्रवाह वित्तीय वर्ष 2018-19 में सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो यह 15% की वृद्धि देखने को मिली। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर लिया गया था, उस पेपर में जो प्रश्न पूछे गए थे, उन सारे प्रश्नों को हम लोगों ने देखा, और यह प्रश्न जो है आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है तथा रिवीजन के उद्देश्य से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ जो है प्रश्न एग्जाम में यहाँ से पूछे जा सकते हैं, और एग्जाम में प्रश्न रिपीट हो सकते हैं। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें।